जो अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, अच्छा और ईमानदारी का ये परिणाम है। आज पूरे देश भर में भाजपा का परचम फहरा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में किए गए संघर्ष आपके आने वाले समय में कितने मददगार रहे? कि हम लोगों ने तो वो समय भी देखा है कि जो हमको चिमटे से भी लोग नहीं छूना चाहते थे, ऐसे करके हमारा उपहास उड़ाया जाता था। लोग जाने क्या क्या हम लोगों को अनगल शब्दों से नवाजते थे। बसपा का शासन था, सदर में चेन स्नेचर पकड़ा गया और तत्कालीन यहाँ का वो विधायक था। उस विधायक ने क्या भतीजा कोई था, उसने छुड़वाया, अखबारों में छपा। सपा का टाइम हमने देखा कि दोनों बहन बेटी और माँ बुलंदशहर में कलंकित होता है बलात्कार कांड। उनके बारे में क्या बोलना। कानून कोई भी हाथ में लेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का भी नेता हो, जेल भेज दिया जाएगा। ये ताकत तो केवल आज की नेतृत्व में है। किसी ने झंडा लगा लिया भारतीय जनता पार्टी का, तो जो विपक्षी एमएलए होता था उस पर मुकदमा तक लिखाने की तैयारी कर देता था। वीआईपी कल्चर नेशनल राष्ट्रीय स्तर से समाप्त हुआ, बूथ स्तर पर भी समाप्त। कोई बड़ा नहीं है, सीधे कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, सीधे बातचीत करिए, सीधे उनको विचार के साथ जोड़िए और उनको आगे बढ़ाइए। उस समय आगरा की सभी सीटों पर संगठन को सक्रिय करना आपके लिए कितना मुश्किल बना? उत्तर प्रदेश का जनमानस परिवर्तन चाह रहा था और कार्यकर्ता उस समय में 7 और 12 के समय में जो कार्यकर्ता लगे रहे, वो वाकई में पार्टी के श्रवण कुमार हैं। संगठन को लगा कि एक अब ऐसा नेतृत्व है कि हमें कोई दिक्कत आएगी तो हमारा जिला अध्यक्ष हमारे साथ खड़ा है। आधी रात को कंपटीशन आ गया राजनीति में, यानी कंपटीशन नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा वैचारिक लड़ाई होती थी, उसमें नीचा नहीं दिखाया जाता था। नमस्कार, मैं हूं हिमेश बेथरिया और आप देख रहे हैं लोकवार्ती। राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पद से नहीं बल्कि अपनी ज़मीन और लंबे संघर्ष से पहचाने जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आगरा जनपद की राजनीति को बहुत करीब से देखा और प्रभावित किया। बाह तहसील के उमरेठा गांव से निकलकर बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले वरिष्ठ नेता श्याम भदौरिया जी इस समय हमारी स्टूडियो में उपस्थित हैं। श्याम भदौरिया जी साल 2016 में उस चुनौतीपूर्ण समय में भाजपा के आगरा जिला अध्यक्ष बने थे, जब उत्तर प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा था। उस राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दौर में आगरा जैसे बड़े ज़िले में संगठन की कमान संभालने वाले और ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने वाले श्याम भदौरिया जी इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उमरेठा गांव से निकलकर बजरंग दल के माध्यम से आपने जो सामाजिक सेवा का संकल्प लिया, ये आपका किस तरह रहा? हम सब लोग बहुत एक आइडियोलॉजिकल संघ विचार से जुड़े हुए हैं और बाल्यकाल से, क्योंकि शिशु मंदिर सुभाष पार्क पढ़ता था मैं, तो सरस्वती शिशु मंदिर में चूँकि हमारा विद्या भारती का वो विद्यालय है, तो वहाँ जब पठन पाठन हुआ तो संघ की वहाँ हमारे गांव में भी उस समय शाखा लगा करती थी। जब वहाँ बड़ा दूसरा विपरीत वातावरण था, संघ विचार वहाँ घर में भी था, तो संघ से का मैं स्वयंसेवक होने, शायम का मैं स्वयंसेवक बना। उसके बाद 90 वाले दौर में जब विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूरे देश में एक जन जागरण कार्यक्रम राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहा था, उसी समय हम लोग बजरंग दल के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गए। अब जब बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में मैं 90 से 95 तक मैं कार्यकर्ता ही रहा। 95 में मैं ज़िले का संयोजक बना बजरंग दल का ग्रामीण क्षेत्र का। उसके बाद 97 में विभाग का सह संयोजक, 98 में विभाग संयोजक, 99 में प्रांत का सह संयोजक और 2000 में प्रांत संयोजक बना मैं। 2000 से लेके और 2010 तक एक दशक में प्रांत संयोजक रहा। चूँकि संगठन में क्षेत्रीय संयोजक अखिल भारतीय स्तर पर जाना पड़ता है, उसके लिए घर छोड़ना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थितियाँ नहीं
घर नहीं छूटा, तो मैं प्रांत संयोजक के रूप में काम करता रहा। बाद में मेरी रचना भारतीय जनता पार्टी में हो गई, तो मैं 10 से 13 महेश बघेल एडवोकेट साहब के साथ जिला महामंत्री पहली बार भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी में बना। उसके बाद 13 से 16वीं मैं अशोक राणा जी के साथ जिला महामंत्री बना, और 16 में ही भारतीय जनता पार्टी का मुझे अध्यक्ष बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संगठन नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास के साथ ये दायित्व सौंपा, तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 17 का जब चुनाव आया तो ज़िले में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। पूरे क्लीन स्वीप हुआ था, 9 की 9 सीटें। उसके बाद कोऑपरेटिव, उसके बाद जिला पंचायत, सब पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। वो सब भगवान की कृपा से, जो अध्यक्ष होता है उसको यह सौभाग्य मिलता है। लोग उसे क्रेडिट देते हैं, मैं तो कार्यकर्ताओं को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि बड़े विचारवान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, जिसके कारण आज पूरी देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में किए गए संघर्ष आपके आने वाले समय में कितने मददगार रहे? हम लोग जो आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं, विचारवान लोग होते हैं, उनको तो एक ही उद्देश्य रहता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन 4 रहे ना रहे। उसमें हम एमएलए बने, हम एमपी बने ना बने, हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बने ना बने, ये सब सेकेंडरी है। पहला है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो विचार है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विचार है, वो विचार पहले चरम पर रहे, हम द्वितीय स्थान पर रहे। तो हम लोग जो आइडियोलॉजिकल विचारवान कार्यकर्ता हैं, वो सब सदैव कार्य में संलग्न रहते हैं, लोगों से बहुत सहयोग की भूमिका में रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने तो वो समय भी देखा है कि जो हमको चिमटे से भी लोग नहीं छूना चाहते थे, हमने वो समय भी देखा है। अरे पी लिया, आ गए, वोट दो ही नहीं, अखंड भारत की बात करते हैं, ऐसे करके हमारा उपहास उड़ाया जाता था। लोग जाने क्या क्या हम लोगों को अनगल शब्दों से नवाजते थे, मगर जो अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, अच्छा और ईमानदारी का ये परिणाम है। आज पूरे देश भर में भाजपा का परचम फहरा रहा है, उसमें असंख्य समर्पित कार्यकर्ताओं का योगदान है। व्यक्तियों को मैं ये कहूँ कि व्यक्ति का क्रेडिट व्यक्ति भी चलाता है संस्थान को, मगर विचार के साथ कार्यकर्ताओं ने बहुत समर्पित किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो देवतुल्य, हम लोग ऊपर का नेतृत्व और नीचे तक अगर देवतुल्य कहता है तो इसको पार्टी फॉलो भी करती है। वो आदरणीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने ही ये प्रथा चलाई, एक तरीके से संगठन की एक आइडियोलॉजी को थोड़ा चेंज किया, ट्विस्ट किया कि बूथ अध्यक्ष जहाँ राष्ट्रीय अमित शाह जी, मोदी जी, अखिल भारतीय नेतृत्व जहाँ भी होगा, प्रदेश का नेतृत्व जहाँ भी होगा, वहाँ स्वागत करने बूथ अध्यक्ष आएगा। बूथ अध्यक्ष को तो कभी मौका नहीं मिलेगा। ये परंपरा वहीं से स्टार्ट हुई है। इससे लगता है ये देवतुल्य कार्यकर्ता है, इसका समर्पण है, बूथ जिताता है और बूथ से हम लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं, सरकार तक पहुंचते हैं। दौरिया जी, जिस समय आप जिलाध्यक्ष बने, 2016 में शायद आप जिलाध्यक्ष बने थे, तो उस समय केंद्र में शायद 2014 में केंद्र में सरकार आई, तो 2016 में जब आप जिलाध्यक्ष बने तब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, तो उस समय का संघर्ष आपका कैसा रहा? हम लोग तो संघर्ष के लिए ईश्वर की कृपा से, आप अगर ये मुझे अपने मुंह से कहने में थोड़ा सा संकोच महसूस हो रहा है कि श्याम भदौरिया और संघर्ष एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। आप किसी से जनसामान्य से बात करेंगे तो मेरा तो पूरा संघर्ष मुकदमे और आइडियोलॉजी के लिए, विचार के लिए, मैं कभी किसी संगठन में कभी मैंने विचार, मतलब मेरा विचार कभी ढुलमुल नहीं हुआ। उस दौर में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? वो समय तो देखिए उनके बारे में बोलना, क्या करें, वो उनका समय, इस जो समय चल रहा है, जो भगवा सनातन, ये जो समय चल रहा है, ये सब जवाब दे रहा है। मेरे जवाब देने से इसमें आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे आपने नहीं देखा, हमने देखा ना। सदर में बसपा का शासन था, सदर में चेन स्नैचर पकड़ा गया,
और तत्कालीन यहाँ का वो विधायक था, उस विधायक ने क्या भतीजा कोई था, उसने छुड़वाया, अखबारों में छपा। वो समय था, हमने बसपा का टाइम देखा, सपा का टाइम हमने देखा कि दोनों बहन बेटी और माँ बुलंदशहर में कलंकित होता है बलात्कार कांड। उनके बारे में क्या बोलना, वो तो इसी आइडियोलॉजी से चलते, अभी सत्ता है, सक्सेस एनी कॉस्ट, उनको किसी कीमत में कामयाबी चाहिए। ये सत्ता कामयाबी के लिए नहीं है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ दिन और रात काम करते हैं और सब बहन बेटी सुरक्षित हैं, व्यक्ति सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित हैं। उनके लिए वो निरंतर काम करते हैं और सदा कहते हैं कानून कोई भी हाथ में लेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का भी नेता हो, जेल भेज दिया जाएगा। ये ताकत तो केवल आज की नेतृत्व में है। पहले क्या देखा आप लोगों ने, मैंने बता दिया आपको प्रमाण कि ये सब हुआ, ये उन्हीं आइडियोलॉजी के लोग थे। अब तो सदन में आप कार्रवाई देखते तो महाराज जी तो उन्हें ड्यूट कर देते हैं कि तुम्हारे विधायक रहे, महाराज जी ने एनकाउंटर करके हटाए वो सब जो माफिया थे, गरीबों को झोंपड़ियाँ घेरते थे, डोगरियों की ज़मीनों पर कब्जे करते थे। 2016 में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद में 2017 में ही विधानसभा चुनाव था, तो उस समय आगरा की सभी सीटों पर संगठन को सक्रिय करना आपके लिए कितना मुश्किल बना? नहीं, मैं चूँकि देहात क्षेत्र से आता हूँ, देहात को पहचानता था मैं विश्व हिंदू परिषद के अपने कार्यकाल से ही। मेरा पूरे पार्लियामेंट के प्रत्येक गांव से मैं कह सकता हूं दावे के साथ, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मैं गया ना हूं और उस गांव में मेरा सीधा परिचय ना हो। इसके कारण वो मुझे सहजता थी और मैं लगातार घूमता रहता था, तो कार्यकर्ता मेरे सहयोग में रहता था। तो और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की उस समय, और उस समय एक तरीके से उस वातावरण को उत्तर प्रदेश की जनता निजात चाहती थी, तो और उसमें कार्यकर्ता मिल गया तो सोने में सुहागा जैसा हो गया था। तो वो बढ़ता चला गया कारवा, और कार्यकर्ता एकदम बहुत हर बूथ पे, मतलब आप समझिए कि हम खेरागढ़ भी 37-38 हज़ार से जीते थे। हर विधानसभा हमारी 50,000, 60,000, 45,000 इससे जीते, जहाँ के हमारे वोट उस समय इतने कम पड़ते थे। पिछले हम 12 और 7 के चुनाव में जाते हैं तो बड़ा वो था, वो एकदम परिवर्तन की ब्यार थी और उत्तर प्रदेश का जनमानस परिवर्तन चाह रहा था। और कार्यकर्ता उस समय में 7 और 12 के समय में जो कार्यकर्ता लगे रहे, वो वाकई में पार्टी के श्रवण कुमार हैं, पार्टी के लिए डिवोटी हैं। वो आज भी कोई उन्हें पद नहीं चाहिए, कोई वो बूथ के वो मजबूत रखते हैं, बूथ को वो जिताते हैं। जिलाध्यक्ष के रूप में आपने ऐसा कौन सा फैसला लिया जो संगठन के लिहाज से आज के समय में उसे याद करते हैं, और बड़ा फैसला? अब ऐसे तो बहुत मतलब फैसले क्या, बहुत एकदम पद्धति बना दी। पद्धति ये थी कि एक टाइम ये था कि किसी ने झंडा लगा लिया भारतीय जनता पार्टी का, तो जो विपक्षी एमएलए होता था उसमें मुकदमा तक लिखाने की तैयारी कर देता था। मैंने उस चीज़ को 16 में ही उसे एक पूरे फ्रेम करके कि मुझे क्या करना है, सत्ता आती हुई दिख रही थी प्रत्येक। तब एतमादपुर भी हमारे ज़िले में था, आज भी लोग वहाँ याद करते हैं। हर पदाधिकारी जो बूथ की टीम है, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक और हमारे मंडल के उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, सारे घर पे प्लेट और झंडा लगाकर एक आइडियोलॉजी निश्चित की कि हम आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जो कि हम आने वाले टाइम में, ये तो लोगों को नहीं पता था कि महाराज जी की सरकार रिपीट बनेगी। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। दूसरा, कार्यकर्ता को सत्ता जब आई तो लोगों को लगा कि हम जैसे समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता चलाते थे, सत्ता का संचालन व्यक्ति के यहाँ से होता था और सब व्यवस्थाएं होती थी, वो सब चीज़ें ब्रेक हो गई। कार्यकर्ता थाने नहीं जाएगा, ये तय था। कोई विषय होगा, मंडल अध्यक्ष, वहाँ जिला पदाधिकारी, एक कोर ग्रुप था, वो वहाँ 4 लोग मिलकर जाएंगे, उस विषय को रख के आएंगे। इसलिए कोई पुलिस और कार्यकर्ता में क्लेश ना खड़ा हो, वरना तो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता जाता है उसका थाना। क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो जिस प्रकार से वो लोग, मैंने देखा, मैं जब सरकार थी एक दिन मैंने देखा सरकार बनते ही वो लोग भगवान चौक की चौराहे पर न्यू आगरा थाने के बाहर कुर्सियां डली हुई थी और लोग ने मुझे फ़ोटो खींच के भेजा
कि देखो ये क्या हो रहा है, और वहाँ उसके बाद जाने क्या क्या हुआ वो बात करने की नहीं है। तो हम लोगों ने उस चीज़ को कि हम लोग विचार के लिए आए हैं, इसीलिए रिपीट सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः बनी कि कोई सत्ताधारी दल का बहुत कोई व्यक्ति प्रभावी नहीं है। वीआईपी कल्चर नेशनल राष्ट्रीय स्तर से समाप्त हुआ, बूथ स्तर पर भी समाप्त, कोई बड़ा नहीं है। सीधे कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, सीधे बातचीत करिए, सीधे उनको विचार के साथ जोड़िए और उनको आगे बढ़ाइए। बापनाट का क्षेत्र भौगोलिक रूप से बाकी क्षेत्रों से अलग है। यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए क्या दिक्कतें आई? एक्चुअली कि अब ये यहाँ पर जो परिस्थिति थी आप सब लोगों ने देखी है। कभी समाजवादी का एमएलए होता था कि कभी बसपा का एमएलए। हम लोगों का जब समय आया वहाँ 2016 में हमको मौका मिला, सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने बाह में की। बाह में जब कोई विषय आ जाता था तो थाना घेराव से लेकर और वहाँ कोई समस्या है सीधे उसको मैं इनिशिएटिव लेता था। कुकापुर में 2 बच्चे डूब गए थे। कुकापुर इटावा बॉर्डर के गांव हैं और वहाँ सारे नेता वहाँ पहुँचे। मैं 4 बजे पहुँचा और गया तो वो लोग बेचारे जिसके 2 बच्चे रेलवे के उस खुदाई वाले उसमें डूब गए हों, एक दर्द अलग था उसके आँख में से आंसू सूखे हुए थे। बहुत चिल्ला चिल्ला के उसकी माँ रो रही थी कि साहब एक तो हमारे बच्चे डूब गए। उसके मामा वगैरह ने जाम लगाया, कुछ लोग नेता लोग गए थे, जाम लगा दिया, तो उनको उठा के बाहा के थाने में बंद कर दिया। मैंने अच्छा, मैं वहाँ से उठा, सारे अपने कार्यकर्ताओं को सूचना करी, जाके थाना घेर लिया मैंने और एसएसपी से उस समय मैंने बात की और एसएसपी से बात हुई और एसएसपी मैंने कहा कि तुरंत छोड़िए, नहीं मैं यहाँ बवाल खिंचवा दूंगा, क्योंकि एक इतना बड़ा संवेदनाएं मर गई हैं आपकी। अगर मान लो उसके बच्चे मरे, उसने जाम लगा दिया, क्या 2 बच्चे मरे थे, लग गया जाम, उसके मामा उसके परिवारीजनों को छोड़ाया, मेरी गाड़ी में बैठ के मैं कुकापुर उनको छोड़ के आया, उससे बाहर खड़ा होता चला गया। संगठन को लगा कि अब ऐसा नेतृत्व है कि हमें कोई दिक्कत आएगी तो हमारा जिलाध्यक्ष हमारे साथ खड़ा है आधी रात को। तो मैं काम करता था, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, चंबल रिवाइन में मेरा बॉर्न प्लेस है, उमरेठा मेरा गांव है, बड़ा गांव है। तो वहाँ बहुत स्नेह रहता ही है वहाँ के स्थानीय लोगों से। खेरागढ़ से मेरा बहुत स्नेह है ही, वहाँ मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। चंबल अंचल में जैसे पर्यटन की काफ़ी रोजगार के लिए काफ़ी संभावना है, तो इसके लिए अभी या ऐसी बीजेपी की तरफ से कौन सी कमी रह गई जिनसे अभी युवाओं को रोजगार की मतलब पूरे तरीके से? महाराज जी जब बटेश्वर आए थे, मैं जिला अध्यक्ष था अटल जी की अस्थि विसर्जन में, तो मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ये क्षेत्र आपसे ये मांगता है कि इस जो आपने क्रोकोडाइल सफारी है, आपके सीमा का जिला है उस पर लॉयन सफारी है, ये हमारा कुछ लोगों का भला हो जाए। यहाँ गरीब लोग अपना मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ रोजगार के नाम पर। तो मैंने कहा बकरी पालन ही शुरू हो जाए। हमारे बड़ी मात्रा में ऐसे वहाँ पशुपालक लोग रहते हैं कि पशु दे दिए जाएं, उनका समाधान कुछ हो। समाधान नहीं है। महाराज जी तब वहाँ कह कर गए थे, मैं देखता हूँ, तुम लिख कर दो मुझे। तो मैंने दिया था। महाराज जी अभी जब वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका आए तो मुझे एयरपोर्ट पे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो महाराज जी को मैंने कहा, महाराज जी आपने वो उसे देख लीजिए। तो उन्होंने कहा अब मैं करता हूँ उसके लिए। महाराज जी प्रयासरत हैं कि वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा, बटेश्वर पे जो आज जो वो हो रहा है, वैभव खड़ा हो रहा है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोनों का बड़ा सोच है। क्योंकि हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका गांव है वो, वहीं उन्होंने खेला है, कीड़ा की है, वहाँ उन्होंने एक एक लोग से उनका वहाँ परिचय है। और अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया का इतना बड़ा नाम है कि 2 भाई एक साथ नहीं रह सकते, उनके विचार भी अलग हो। 23 विचारों को एक साथ लेकर और एनडीए का स्थापना की, एनडीए को चलाया, और वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का दर्शन है वो वहाँ पर पूरी दुनिया में एक संदेश देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनकी वो
पारिवारिक जनों की जन्मभूमि, अटल जी का वो क्रीड़ा स्थली, तो उस पर प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर काम कर रहे हैं। उसी के रास्ते से पूरे बहा का बहुत कल्याण होगा, मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे लगता है कि बहा के जो है पर्यटन की दृष्टि से बहा आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं, लोग अवेयर हुए हैं बहा के बारे में। जिलाध्यक्ष रहते हुए आपने कई गुटों को एक साथ लाने का काम किया। इस सांगठनिक तालमेल का क्या फार्मूला था? इस संगठन का मैं कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि मैं पहले शाखा पे था तो गट नायक था, फिर मैं संयोजक था संगठन का। तो हमारे यहाँ गुट पद्धति नहीं है। गुट तो राजनीतिक दलों में होते ही हैं, निश्चित बात है, मगर हमारे यहाँ गुट नहीं, गट पद्धति है। गट पद्धति में मेरा किसी से कोई मोर्चा नहीं है। वो लोग मुझ पे विश्वास व्यक्त करते थे, मैं भी उन पर विश्वास व्यक्त करता था, और मुझे पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ रहने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं हरिद्वार, ऋषिकेश के कुंभ में, ये जो राम मंदिर का मॉडल जब बन के राजस्थान से आया, मैं ही उसको लेकर गया था इलाहाबाद के कुंभ के लिए, और 1 महीने में पूज्य अशोक सिंघल जी की व्यवस्था में रहा हूँ। तो कई बार अमृतमा मुझे रहना का अवसर प्राप्त हुआ। तो पूज्य अशोक सिंघल जी एक बात कहते थे जो मेरे जेहन में है, कि संगठन में नारायण का दर्शन देखना है। संगठन के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो निर्णय ले लें, हमारे जिलाध्यक्ष जो निर्णय ले लें, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो निर्णय ले लें, वो नारायण का दर्शन है। उसमें हमारा फिर कोई इफेंट बट नहीं है। तो ये हमने सीखा, इसलिए गुटबाजी और ये सब से अपना कोई संबंध नहीं है। आज की डिजिटल राजनीति के दौर में क्या नेताओं को जनता और कार्यकर्ताओं से जमीनी संपर्क में कुछ विशेष करना चाहिए? मैं सभी उनको कहता हूँ, जब मैं बजरंग दल में था तो बजरंगियों से कहता था कि आप लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे तो आप बजरंगी नहीं बनोगे। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो पूज्य आचार्य गिरिराज किशोर कहते थे, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कि 10 कदम तो आप चलोगे, 90 कदम हनुमान जी चला देंगे, आपके काम को इतना दिखा देंगे वो। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि आप लोग जो हमारा विचार है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, कार्य सब किए चलो, उस आधार पे चलो। आजकल जो देखते हैं कि सोशल मीडिया का युग है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हमको ज़मीनी हकीकत से भी जुड़ना चाहिए। अगर हम लोग ज़मीनी हकीकत से नहीं जुड़ेंगे तो हम उस विचार को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सोशल मीडिया एक बिहार तो है, मगर सीखना सिखाना दोनों काम ज़मीन पर होते हैं। वो सोशल मीडिया सहयोग करेगा उसमें, तो मैं बताता हूँ उन लोगों को, तो वो लोग इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। मुझे कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता ही मानते हैं। मैं सबसे कहता हूँ मैं कार्यकर्ता हूँ, और कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब काम कर रहे हैं। कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कर रहे हैं, मगर सब। पुराने दौर की सादगी वाली राजनीति और आज के दौर की हाईटेक वाली राजनीति में आप नीतिगत स्तर पर क्या बड़ा अंतर देखते हैं? अब थोड़ा इसको एक तरीके से कहा जाए तो लोग, कंपटीशन आ गया राजनीति में। पहले कंपटीशन नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा वैचारिक लड़ाई होती थी, उसमें नीचा नहीं दिखाया जाता था। ये पद्धतियाँ बीते एक दशक में काफ़ी खड़ी हुई हैं कि एक दूसरे को कमज़ोर करना। बाकी लोगों को लगता है कि मैंने ये करने के बाद कुछ प्राप्त कर लिया, ये नहीं है। उसमें जो रामायण की चौपाई है वो चरितार्थ है, अगर उसको मानकर चलोगे, कही भरत भावी प्रबल कहे बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस विदेहात। अगर इसको मान के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस पर हम लोग कोई फिर गलत एक्शन लेंगे। आजकल उस राजनीति में हम लोग वो दौर देखते थे कि विभिन्न विचार के लोग जब मिल जाते थे तो खूब डिस्कशन, फ्रूटफुल डिस्कशन होता था उनके साथ। आज तो अब लोग जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा उस समय की सीनियरिटी हम लोगों को, जब हमारे वरिष्ठ जो मिल जाते थे, हमारे जो सीनियर थे, सामा जी, लवानिया जी, भगवान शंकर रावत, पूर्व सांसद विकल जी, तो इनकी मतलब आँखों से डरते थे हम लोग। आज ये पद्धति थोड़ी नहीं है,
थोड़ा समझना चाहिए, सीनियर का अनुभव होता है। हम लोग अपने बुजुर्ग, अभी मैं जब मथुरा लोकसभा प्रभारी था तो वहाँ लोकसभा में मैं बड़ा वो डिस्टर्बेंस था हेमा मालिनी जी की टिकट के होने के बाद। मैं प्रभारी बन गया तो वहाँ जाके तो मैं गया, वहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष, बहुत पुराने जिलाध्यक्ष थे, आदरणीय पदम शर्मा जी, उन्होंने वो लाइन बताई कि पूरा चुनाव में एकदम जो आदरणीय हेमा मालिनी जी जीती पहले से ज़्यादा, मतलब तीसरी हैट्रिक थी, आज तक की इंडिया में किसी फिल्म स्टार की हैट्रिक नहीं बनी। वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, संगठन ने मुझे वो आशीर्वाद के रूप में दिया कि मैं हेमा मालिनी जी का लोकसभा का प्रभारी बन के गया और उसे मैं जीत को, अंतर को बढ़ा के दिया। तो ऐसे बुजुर्गों के चरणों में बैठ के कुछ मिलेगा, उनसे पाया जाएगा। हमसे सीनियर लोग कुछ सिखाएंगे, मगर लोगों को शॉर्टकट वाले बहुत चीज़ें आजकल समझ में आने लगी हैं कि ये रास्ते अपनाओ। मुझे नहीं लगता कि लंबा समय ये राजनीति चलने वाली है। चलेगी तो वही राजनीति जो पद्धति ग्रामीण क्षेत्र में। अब हम लोगों की ट्रैकिंग आप सोशल मीडिया पे देखिए, कहाँ बहा है, कहाँ जग नहीं रहे, लगातार घूमते ही रहते हैं। तभी हमारी वहाँ पर एक हैसियत है। आप देखिए कि मेरे गांव उमरेठा बड़ा गांव है और बड़ा माहौल ख़राब था वहाँ, और आदरणीय राजकुमार चाहर जी के चुनाव में 1,500 वोट आदरणीय राजकुमार चाहर जी को मिला। ये सब ईश्वर सेवा का प्रभाव है। वहाँ रात के 2 बजे भी अगर कोई बात होती है तो मैं उनके लिए काम करता हूँ। कोई पार्टीबंदी से कोई लेना देना, जो भी आ गया उसकी सेवा करता हूँ, तो वहाँ वोट मिला। तो ये जब अगर हम काम करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे, तो निश्चित उसके अच्छे परिणाम आएंगे। आप बाढ़ क्षेत्र से हैं तो मेरे सवाल भी ज़्यादातर बाढ़ क्षेत्र से ही है। तो मेरा एक सवाल और है, बाढ़ क्षेत्र के युवाओं के पलायन को रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर किस तरह के उद्योगों की सख्त ज़रूरत है? बाहा का पलायन तो बाहा पलायन कोई आज नहीं हो रहा है। बाहा का पलायन तो 150 वर्ष से 100 वर्ष से हो रहा है। पूरे देश में बाहा के लोग, गोवा में भी रिजॉर्ट है बाहा के लोगों का, नैनीताल में भी 5 स्टार है बाहा के लोगों का, कलकत्ता में भी है। ये जो बाहा में पद्धति बन गई कि बाहर जाके, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा खेती कम थी, कच्चे बीघे थे, तो हम लोग पलायन तब से कर रहे थे। पलायन होने के बाद आप समझिए पूरी दिल्ली में, मतलब आप समझिए हम लोगों का ही कैटरिंग पे कब्जा है पूरा। बाहा के लोग, उसमें जाति विशेष नहीं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, अदर्स जाति भी हैं, पूरा बाहा पे उसका कब्जा है कैटरिंग के काम पे। बड़ौदा मार्बल के पूरे काम पे हमारा फिटिंग लगाते थे, छोटे छोटे काम करने गए, मतलब मजदूरी टाइप। और हाँ, आज मतलब वो 500 करोड़ के व्यक्ति हैं, बाहा के ही लोग हैं वो सारे लोग। और आप समझिए बाहा की एक चंबल और जमुना के पानी का प्रभाव है। लोग वहाँ के थोड़े लेबोरियस हैं और बहुत संघर्ष करने वाले हैं, तो इसलिए उनका परिणाम तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात आपकी नीतिगत है कि युवा लोग पलायन कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ बागवानी योजना के माध्यम से, डेयरी उत्पादन के माध्यम से, जो बाहा का बैकग्राउंड है उसमें इन सब चीज़ों को खड़ा करें, अच्छे लेवल पर खड़ा करेंगे तो वो पलायन रुकना चाहिए। कोरोना में वो लोग वापस आए हैं तो बहुत से लोग नहीं गए, तो उन्होंने जो आवश्यकता को आविष्कार में बदल दिया। जैसे अभी बाहा में चंबल रिवाइन में लोग जो है स्ट्रॉबेरी को पैदा करने लगे। अगर स्ट्रॉबेरी वहाँ सक्सेस हो जाती है तो रेतीली ऊसर ज़मीन में स्ट्रॉबेरी होने लगी, तो वो क्यों जाएंगे जब उनको यहाँ पर धन मिलेगा। ऐसे काम और सरकार की योजनाएं भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, वो उन तक पहुँचें। हम लोगों का भी प्रयास रहेगा कि हम लोग वो उस पलायन को रोकें, आवश्यकता है। आप जिला संगठन के शीर्ष पे थे, तो उस समय टिकट वितरण के समय कार्यकर्ताओं की नाराज़गी को कैसे झेलते थे? वो सब मैंने बताया ना, हम लोग जो संगठन सिखाता है तो संगठन, हम लोग स्वयं टिकट के दावेदार। मैं 12 में भी टिकट मांग रहा था खिरागढ़ से, 17 में भी मैंने टिकट मांगा और 22 में भी मांगा, नहीं मिला। उठा के थैला लेके और जो संगठन जिसको भी नेतृत्व दिया उसको लड़ाने का काम किया। और जब मैं अभी कभी कभी कार्यकर्ता मुझसे कहते हैं, भाई साहब क्या कुछ नहीं हुआ, आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ, आप इतने कुछ नहीं। भगवान क्या निर्धारित है, जब जो होना होगा वो होके रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसे। और सबका जो लोग गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो निर्धारित भगवान करेगा। काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही संगठन का वो है। राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद में
आपको लगता है कि क्षेत्र की जनता की कुछ उम्मीदें अब भी अधूरी हैं? हाँ, वो तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप पावर में रहते हैं तो लोग ये कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। आप समझिए इतना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है कि एक इतिहास रचित है। आप हर चीज़ के फैक्ट्स बोल, मैं बैठूंगा सुबह से शाम हो जाएगी, आपको फैक्ट पे गिना दूंगा। इतने सिलेंडर, मैं गुतला गांव में गया, गांव चलो अभियान चल रहा था, तो मुस्लिम महिलाओं परिवारों में मेरा गली से निकला, तो मैं रुका, मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा ये शौचालय किसने बनाया? तो अम्मा ने कहा मोदी ने बनाया। मैंने कहा ये गैस किसने दी? मोदी ने दी। आगे वाले घर में गया कि राशन मिल रहा है, मोदी ने दिया। ये उनके अंदर जो लोग हमसे बिल्कुल कट रहते थे, आज वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। वो दुनिया, ये आज जो हमारा सहारनपुर वाला गांव वाला मामला है, 373 प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद और एक वोट भी हमको नहीं मिला, मगर उन्होंने ये चरितार्थ कर दिया इस नारे को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, खड़ा करा, उसको मूर्ति रूप दे के खड़ा किया। इसका परिणाम है। एक वरिष्ठ नेता के तौर पर आज की तारीख में बापनाट और पूरे आगरा क्षेत्र के विकास के लिए आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे यहाँ राजीव गांधी जी उसका उद्घाटन करके गए थे, उसैद पुल का। वो कांग्रेस की कितनी सरकार आके चली गई, सपा बसपा की सरकारें आके चली गई, अब वो हमारी सरकार में लगभग पूरा होने वाला है। ये हम लोगों की इच्छा है कि वो अदर स्टेट कनेक्टिविटी वहाँ हो जाएगी बहा में, और बहा के उसी दिन से एक चहुमुखी विकास की पथ पे बहा बढ़ने लगेगा, जिस दिन वो पुल अम्बा वाला तैयार हो जाएगा चंबल पर। आने वाले समय में क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक दशा को सुधारने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? ये तो बड़ा कठिन सवाल है कि हम इसमें, हम तो गिलहरी हैं राम सेतु की। हर सकारात्मक प्रयास में हम उसमें अपनी भूमिका अदा करेंगे। एक मेरा सबसे बड़ा सवाल, और वो सवाल ये है, आपका आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के कहाँ से आप लड़ना चाहेंगे? अरे मैंने तो कहा कहीं से भी, संगठन का ये निर्णय, कहाँ से लड़ाएगा संगठन? हम लोग तो टिकट मांगते ही हैं, अब ये नेतृत्व को सोचना है कहाँ से हम लड़ाएंगे। लोक वार्ता के दर्शकों और बहा आगरा की जनता को आप, मेरा लास्ट सवाल है ये, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ लोक वार्ता के इस कार्यक्रम में मैं आके बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ, और मेरा एक ही बहुत, मैं हर अपने कार्यक्रम में यंगस्टर को कहता हूँ कि हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाओ। कल मैं जब वहाँ गया नया गांव में, 2 बच्चे ख़त्म हुए, बड़ा दर्द हुआ, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं 5 साल के। अगर वो हेलमेट लगाए होता तो शायद उसकी डेथ नहीं होती। मैं इस बात को अपने भाषण के अंत में कहता हूँ कि सारे लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ बुज़ुर्ग और कुछ पापा लोग हमारे, जैसे मैं भी पापा हूँ, बेटा ज़रा वो गुल्डमॉल ले आ, मैं गाँव की राजनीति करता हूँ तो वहाँ यही बोलते हैं, तो बच्चों से तंबाकू ना मंगवाएं। वो हमारे भावी भविष्य हैं, वही हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वही APJ अब्दुल कलाम हैं, वही अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वही योगी आदित्यनाथ हैं, तो वही कल्पना चावला है। इसलिए तंबाकू और व्यसन की चीज़ें कृपया करके बच्चों से ना मंगाएं, ये बहुत ख़राब असर पड़ता है उनके बचपन से ही। जब उनकी शुरुआत है, तंबाकू लाएंगे, वो तंबाकू खाएंगे। इसको हमको रोकना होगा। हम भारत के युवाओं पे पूरी दुनिया शोध करती है। चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों पे पूरी दुनिया में शोध चल रहे हैं, विवेकानंद जी पे शोध चल रहे हैं। ऐसी नौजवानी, ये नौजवानी की श्रृंखला क्रमबद्ध तरीके से हर युग में बढ़ती रहे, उसके लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक क्षेत्र के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने अपने माध्यमों से भारत की नई पीढ़ी को, आगरा की नई पीढ़ी को अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें, उनको किसी व्यसन में ना जाने दें। ये सब गाड़ी ट्रैफिक रूल्स का पालन कराएं और अच्छे और आगे बढ़ें, निश्चित उस पर सब अच्छे और सकारात्मक परिणाम आएंगे। भदौरिया लोक वार्ता परिवार को आज अपना विशेष समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।